the जो legitimacy हैं are symbolic, and some images can be present in some powerful ways. For example, is a law of the institution आपको दिखाया जाता है कि that is basically a scale. अगर आप देखें ना कि लॉ जो दिखाया जाता है कि स्केल है, और कॉमन सिंबल जो दिखाया जाता है कि जो कि गॉडेस ऑफ जस्टिस है, उसने वो स्केल पकड़ा हुआ है और उसकी आंखों के ऊपर जो है वो पट्टी बंधी हुई है। ये एक कॉमन सिंबल है कि पावर जो है वो इस मामले के अंदर, जस्टिस के मामले के अंदर जो है वो जस्टिस के मामले के अंदर जो है वो इस चीज़ को नहीं देखती कि कौन किस कास्ट से, किस क्रीड से बिलोंग करता है, बल्कि जस्टिस जो है सब लोगों के लिए एक जैसा होता है। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ये भी पावर के सिंबल होते हैं जो उनको ज़्यादा लेजिटिमेट करती हैं। हमारे केस में आप देख सकते हैं कि मस्जिदें हैं, मस्जिदों के आप मीनार देखा करें, गुंबद देखा करें, तो ये भी एक उनको लेजिटिमेट बनाती हैं उन एक्शंस करने के हवाले से जो कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी होती है। ये कामरान, आवाज़ कट रही है मेरी? ओके, मैं बात को रिपीट कर लेता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेजिटिमेसी के मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स के ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लेजिटिमेट करती हैं। आप ये देख सकते हैं कि जी, अटेंडेंस के मामला में आखिरी 10 मिनट्स के अंदर देखता हूँ, ठीक है? अभी मैं इस कोर्स कंटेंट को थोड़ा कवर कर लें। तो सिंबॉलिक होते हैं इमेजेस जो होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह एग्जांपल मैंने आपको दी कि मुख्तलिफ किस्म की आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स देखा करें किस तरीके की बनाई जाती हैं ताकि उनको लेजिटिमेट किया जाता है। फिर आप अगर ये देखें कैथीड्रल्स देखें, जो कि चर्च वगैरह होते हैं, इनके कितने बड़े बड़े मीनार बनाए जाते हैं, इनको डेकोरेट किया जाता है। इवन मस्जिदें आप देखें, मस्जिदों के अंदर कितने बड़े बड़े गुंबद हैं, मीनार हैं, तो उनकी एक लेजिटिमेसी क्रिएट करते हैं उनके इस हवाले से कि वो ये जिसको वो जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसके हवाले से एक सपोर्ट क्रिएट होती है इन सिंबल से। फिर आप ये देखें, ये जो बैंक्स हैं बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ताकि उनके जो कस्टमर वो के लिए लेजिटिमेट हो जाए कि जो उन पर ट्रस्ट कर सकें अपने पैसों के हवाले से। तो और फिर आप दफ्तरों के अंदर जाते हैं तो जो जितना पावरफुल पर्सन है, कभी कभार उसकी उतनी बड़ी टेबल होती है, उतना बड़ा दफ्तर होता है, उतनी सेंट्रल लोकेशन होती है उसके दफ्तर की। फिर उसके बाहर जो है आपको सेक्रेटरीज नजर आते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नजर आते हैं। ये सारी जो के मैनिफेस्टेशन हैं वो एक लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए है कि ये पर्सन जो है वो लेजिटिमेट है पावर को एक्सरसाइज करने के हवाले से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन लेजिटिमेसी के लिए यानी लेजिटिमेट उनको करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो उस पावर को बाकी लोगों पे एक्सरसाइज कर सकें, और बाकी लोग यही परसीव करें कि ये क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल पावर है इसलिए वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप सोसाइटी में भी देख लें कि कुछ इदारों के पास ये पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। आपने अच्छा सवाल किया, मुझे इसके लेजिटिमेसी और लेजिस्लेशन का मतलब सेम हो सकता है। देखिए, लेजिस्लेशन तो एक कानून बनाने का तरीकाकार है कि आप रूल्स रेगुलेशन बना लें, ये तो लेजिस्लेशन होगी। अब उन रूल्स रेगुलेशन के बनाने के नतीजे में किन को आप लेजिटिमेट करते हैं कि किस एक्शन को किस पर्सन को लेजिटिमेट करते हैं कि वो उस एक्शंस को परफॉर्म करे, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। मसलन आप रूल ये बना लेते हैं कि जनाब हमने लेजिस्लेशन कर ली है कि अब हम पे फॉर परफॉर्मेंस होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और पे फॉर परफॉर्मेंस का डिसीजन जो है वो ये मैनेजर करेंगे। तो अब मैनेजर को आपने क्या कर दी, अथॉरिटी दे दी, लेजिटिमेट कर दिया उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, पे फॉर परफॉर्मेंस डिसाइड करने के लिए। लेकिन जो पे फॉर परफॉर्मेंस का बनाने का प्रोसीजर है वो लेजिस्लेशन है, वो एक लेजिस्लेशन कर ली। अब लेजिस्लेशन कह लें, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप रूल्स मेकिंग कह लें, तो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आप लेजिस्लेशन कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ लेजिस्लेशन करती हैं। इवन जिस तरह कोविड-19 के हवाले से यहाँ किसी ने बात की, तो उसकी लेजिस्लेशन की इस मामले में कि उसके चालान किए जा सकें, फाइन किए जा सकें, उससे पहले लॉ की सपोर्ट नहीं थी। तो जो कि एक्शन हो गए वो लेजिटिमेट हो गए। ये मेरी आवाज़ की डिस्टॉर्शन मुइज़ को महसूस हो रही है। आप, मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। एक मिनट।
हेलो हेलो, साउंड टेस्टिंग साउंड टेस्टिंग। वही साहब अपने एंड के ऊपर देखिए, मैंने तो यहाँ साउंड चेक कर लिया है, ये ठीक आ रही है साउंड मुझे। सर अब देखते रहे पहले। ओके जी। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था लेजिटिमेसी के हवाले से और सिंबल्स के हवाले से कि किस तरह के सिंबल्स ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्शंस को लेजिटिमेट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिसेज हैं, उससे आपको अंदाजा होता है कि कौन से लोग जो है वो कितने पावरफुल हैं। और तो बहरहाल बुनियादी तौर पे ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, ये ऑफिसेज का स्ट्रक्चर, ये असिस्टेंट्स और ये सारी चीज़ें लोगों को इम्प्रेस करने के हवाले से होती हैं ताकि वो उस पावर को लेजिटिमेट समझें और उसके हवाले से उनको फॉलो करें। इसी तरह कंज्यूमर्स को देख लें, बैंक्स को देख लें, बैंक्स के स्ट्रक्चर देखें आप किस तरीके के साथ चेंज हुए हैं ताकि कंज्यूमर जो है उस स्ट्रक्चर से इम्प्रेस हो और उनके एक्शंस को लेजिटिमेट कंसिडर करें। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी की बात होगी। लेजिटिमेसी की बात हो गई इज अ जनरलाइज्ड परसेप्शन और assumption that the actions of an entity are desirable, proper और appropriate within a social system। जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो डिजायरेबल है, अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है उस सोशल सिस्टम के अंदर। एक परसेप्शन क्रिएट हो जाना उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। और तो ये आप इस हवाले से लेजिटिमेसी का वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी का वर्ड जो है वो इस हवाले से सोर्सेज ऑफ पावर क्रिएट करते हैं। कि एक माशरे के अंदर आप देखें तो गवर्नमेंट के लिए किस तरह लेजिटिमेसी क्रिएट होती है, और फिर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो किस तरह मैनेजर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी क्रिएट होती है ताकि वो अपने एक्शंस को जो है वो जस्टिफाई कर सकें और उसको परसीव कर सकें कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ये जो एक्शन है वो वैलिड है। तो उसके बाद एक वर्ड है अनसर्टेनिटी का। और अनसर्टेनिटी इज द इनएबिलिटी टू नो हाउ टू कंटिन्यू सम एक्शन, a lack of a rule or undecidability about which rule to apply। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह सर्टेनिटी नहीं होती, सिचुएशंस क्योंकि अनसर्टेन हो जाती हैं, कई नई सिचुएशंस आ जाती हैं, नोवल सिचुएशन आ जाती हैं। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्शन होगा। तो ये जो सोर्स है ये अनसर्टेनिटी का सोर्स बनता है। और अनसर्टेनिटी जो है वो तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन की डेली लाइफ के अंदर आपको फेस करनी पड़ती है। और इवन वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी, वेबर ने भी इस हवाले से बात की भी है कि मतलब वी कैन डिफाइन एज द इनएबिलिटी टू नो हाउ टू कंटिन्यू सम एक्शन, लैक ऑफ रूल और अनडिसाइडेबिलिटी अबाउट विच रूल टू अप्लाई। और इस हवाले से अनसर्टेनिटी के अंदर अब देखा गया है कि जो कि पॉलिटिकल पावर है और जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है, एक पावर ऑफ जो होती है जो कि आपके मैनेजर्स के पास होती है, एक्सपर्ट पावर जिसे हम कहते हैं, और एक पावर होती है जिस तरह पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो उनके पास अनसर्टेन होते हैं वो कुछ चीज़ों के हवाले से, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं होता, वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती उस काम करने के हवाले से, जिसकी वजह से जो पावर आ जाती है वो पावर उन लोगों के पास आ जाती है जो कि उस काम को कर रहे होते हैं। उन मैनेजर के वो पावर आ जाती है जो कि उस काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल पावर है, जिस तरह मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास वो पावर उस एक्सपर्ट पावर नहीं होती, इसलिए उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है उन लोगों के ऊपर जो कि उस काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वेबर ने देखा था कि सो अनसर्टेनिटी एज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रिसाइज रूल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और तो इलेक्टेड पॉलिटिशियन जो आते हैं एज देयर अनडूइंग इन पावर टर्म्स, जब उनको कंपेयर करते हैं सिविल सर्वेंट के साथ, तो एक जनरेशन ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च ने ये कहा कि ये जो मामला है इस तरीके से उनकी डिपेंडेंसी पॉलिटिकल जो कि लोग हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिएट हो जाती है। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अनसर्टेनिटी बिकम सीन एज अ सोर्स ऑफ पावर रादर देन एज अ कंस्ट्रेंट ऑन इट्स एक्सरसाइज। तो अनसर्टेनिटी के हवाले से जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फैक्टर जो है अनसर्टेनिटी का एग्जिस्ट करता है, और उस केस में अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, उसकी पावर जो है वो उन केसेस के अंदर जो है वो बढ़ जाती है।
ओके जी। इसके अलावा कोजियर ने 1964 में एक स्टडी की और उसने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर अटैच टू द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी, और एक इसके बाद एक फील्ड भी डेवलप हुई जिसको कहा गया स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसीज थ्योरी ऑफ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पावर। यानी कि इसका मुराद ये थी कि ऐसी आइडियाज इमर्ज हुए जो कि पावर को अनसर्टेनिटी के साथ डील करते थे। यानी अनसर्टेनिटी आप देख लें, अगर जिस तरह ये अनसर्टेन सिचुएशन है, अब ये अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग डीलिंग विद दिस पैंडेमिक और डीलिंग विद कोविड-19, उसकी पावर जो होगी वो बढ़ जाती है। और जो परसीव्ड पावर होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उन लोगों की बढ़ जाएगी जो कि इन मामलों से डील करने के लिए ज्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस हवाले से, अनसर्टेनिटी के हवाले से। जो लोग अनसर्टेनिटी के अंदर ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं उसे डील करने के हवाले से, उनकी जो पावर है वो जो है वो बढ़ जाती है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। तो सोर्सेज ऑफ पावर के अंदर एक सोर्सेज ऑफ पावर जो मैंने आपसे बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन एक अथॉरिटी लेजिटिमेसी क्रिएट करते हैं किसी अथॉरिटी की, उसकी वजह से पावर क्रिएट हो जाती है। और दूसरा, अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर लोग जो डील कर पाते हैं अपने नॉलेज की वजह से, उनकी पावर भी एक, ये भी एक सोर्स ऑफ पावर हो जाती है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ पावर ही के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। ओके जी। तो ये जो कि मॉडल था कि फोर फंक्शनल, इस मॉडल के अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि दैट मैनेजमेंट डेफिनेशंस प्रिवेल, sometimes they do, in which case management has exercised power, and when they do not, management is outmaneuvered। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं जरा डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को, पहले आप समझें कि ऑर्गेनाइजेशन को समझा यह जाता है कि दे कंसिस्ट ऑफ सब सर सिस्टम अब और सब यूनिट्स। जी, आप बात कहना चाह रहे हैं? ओके, मैं आपसे कह रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अब सब सिस्टम क्या हो सकते हैं? मार्केटिंग एक सब सिस्टम है, फाइनेंस एक सब सिस्टम है, ऑपरेशन एक सब सिस्टम है, एचआर एक सब सिस्टम है। और ये सारे सिस्टम जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और इनकी आपस में एक इंटरडिपेंडेंसीज होती हैं। इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे के ऊपर ये इन्हिसार करते हैं अपने काम करने के हवाले से। और ये कुछ जो सिस्टम्स हैं वो कम डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर, कुछ सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर, कुछ सिस्टम जिनकी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे सिस्टम के हवाले से, उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। और जिन सब सिस्टम की डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी दूसरे सब सिस्टम के ऊपर, तो उसकी पावर जो होगी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी टास्क है, जो मेजर टास्क है, दैट इज बेसिकली कोपिंग विद द अनसर्टेन प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम के साथ जो कि अनसर्टेन उनके सामने आ रहे हैं, उनसे सोल्यूशन उसको फाइंड आउट करना। और तो जिस तरीके के साथ ये जो थ्योरी है स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी की, ये बताती है कि जो पावर है मुख्तलिफ सब यूनिट के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इम्बैलेंसेस हैं, और जिसकी वजह से इंटर डिपेंडेंट यूनिट जो है, यूनिट जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि वो इस अनसर्टेनिटी को जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है उसके साथ डील कर सके। तो मोस्ट पावरफुल आर द लीस्ट डिपेंडेंट सब यूनिट्स दैट कोप विद द ग्रेटेस्ट systematic uncertainty, although there are certain qualifications, namely that the subunit is not easily substitutable with any other subunit, and that is central to the organization system। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझें कि जितनी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम, मैंने आपको बताया मुख्तलिफ किस्म के सब सिस्टम है, मैंने फंक्शनल सब सिस्टम आपको बताया, जिस तरह मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है। तो ये सब सिस्टम्स की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। अब आप एक कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब एक सिस्टम ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर सेंट्रल है और सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बाकी सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
तो उस सिस्टम की, उस सब सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होगी पावर जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर कोई एक चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती और वहाँ इन्फॉर्मेशन भी उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिस्टम की पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जी, मैं देख लेता हूँ चैट में किसने क्या कमेंट लिखा है। पावर इज इनवर्सली, हाँ जी सही कह रहे हैं आप। मुहिम के आप जितनी डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी उतनी पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, सही बात है। इसी वजह से आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सपर्ट पावर होती है, नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा, इवन दो उनके पास लेजिटिमेसी नहीं होती उनकी, यानी अथॉरिटी नहीं होती उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उनकी पावर जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। और हम स्पिरिचुअलिटी के केस में देख सकते हैं, रिलीजन के केस में भी देख सकते हैं। ओके जी, तो ये बात मैं आपसे कर रहा था स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी के। तो इसके इस हवाले से अगर आप देखें तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी का। कि कॉन्टिजेंसी से मुराद ये है कि किस तरह सब यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और इसके अंदर एक वर्टिकल चेन बनती है रादर देन, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल चेन बनती है रादर देन वर्टिकल चेन। आप आगे जाके पढ़ेंगे एक वैल्यू एडेड नेटवर्क्स होते हैं जो कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। इसके अंदर किस तरह एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह लॉजिस्टिक्स जो है वो ऑपरेशन पे, ऑपरेशन जो है मार्केटिंग पे, मार्केटिंग वाले किस तरीके का फाइनेंस। और फिर सर आपको पता है कि फिर लोग जो हैं मुख्तलिफ सब यूनिट्स अपनी पावर को भी बढ़ाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब फाइनेंस। और कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज वी मिस परसीव्ड ईच अदर। मार्केटिंग वाले कहेंगे जी फाइनेंस वाले क्या करते हैं, फाइनेंस वाले कहेंगे जी ऑपरेशन वाले क्या करते हैं। और फिर हर सब यूनिट अपनी पावर को भी इंक्रीज करने की कोशिश करे, वो समझे कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कभी कभार जो इस तरह की पावर की स्ट्रगल है वो कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में भी आ जाती है। ओके जी, तो स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसीज थ्योरी assume that the management's definitions prevail and that each subunit is perfectly unitary form of the organization, one capable of being glossed as a single actor. यानी स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी की थ्योरी ये एज्यूम करती है कि जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग फंक्शन, अपना मार्केटिंग अपना फंक्शन अच्छा परफॉर्म अपना फंक्शन जानता भी है, परफॉर्म भी कर रहा है। इधर फाइनेंस वाले हैं वो अपना फंक्शन जानते भी हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऑपरेशन वाले हैं वो अपना फंक्शन जानते भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन जो फंक्शनल डेफिनेशन है इन तमाम फंक्शन के हवाले से, वो यूनिट जो है वो जानते भी हैं और वो ये काम कर रहे हैं। और अपनी पावर को जितनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रेट डील ऑफ द पावर हैव दे हैव एक्सरसाइजिंग फॉर देयर सिस्टम्स। और तो बहरहाल इस केस के अंदर मैनेजमेंट हैज एक्सरसाइज पावर, तब पावर को एक्सरसाइज करेंगे जब अगर वो फंक्शन जो है वो अपना सही तरीके से, वो सिस्टम या सब सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है वो उस फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म ना करना हो। और व्हेन दे डू नॉट मैनेजमेंट इज, और अगर आपका एक सब सिस्टम ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो फिर मैनेजमेंट को आउट मैनूवर्ड करता है। आउट मैनूवर्ड से मुराद ये है, आउट मैनूवर्ड के आउट मैनूवर्ड के मतलब ये है कि वो सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जो सब सिस्टम होगा अगर वो अपनी पावर को ज्यादा, एक आपके मतलब डिपार्टमेंट है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि ओवरऑल मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो फिर वो अपनी टर्म्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये इस केस में उन्होंने बात की है। तो ये स्ट्रेटेजिक कॉन्टिजेंसी थ्योरी बुनियादी तौर पे ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है। और जहाँ डिपेंडेंसी कम होगी उनकी उन यूनिट्स की पावर बढ़ जाएगी। अगर एक यूनिट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो मैनेजमेंट सिस्टम ही को वो आउट